गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। अभी तक हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थलों और उनके नगर हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन था उसके बारे में और सामाजिक और धार्मिक उनका जीवन किस प्रकार का था इसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, ठीक है, और उन लोगों का जीवन यापन किस प्रकार चलता था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था थी वो एक तरह से देखा जाए तो व्यापार प्रधान थी, मतलब वाणिज्य पर आधारित उनकी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन जो उसका मूल था वो कहीं ना कहीं कृषि पर आधारित था। अब कृषि पर आधारित कैसे था, तो आप लोग देखेंगे कि जो एक कालीबंगा जगह है वहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिलता है। तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि वो अन्न का उत्पादन करते थे और उसका भंडारण करते थे, लेकिन जो उनकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा था वो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित था, लेकिन उसका जो मूल था वो कृषि पर ही आधारित था। ठीक है, अब जब आप देखेंगे कि अगर वो कृषि करते थे तो इससे संबंधित कुछ और भी साक्ष्य मिलते हैं। जैसे एक जगह है बलूचिस्तान, वहाँ से बांध के साक्ष्य मिले हैं। सुर्तगोई जो आज के अफगानिस्तान में पड़ता है वहाँ से नहर के साक्ष्य मिले हैं जो सिंचाई के काम में आती थी। पूरी हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र सुर्तगोई ही एक स्थल है जहाँ से नहर के साक्ष्य मिले हैं, बाकी किसी भी हड़प्पा कालीन स्थल से नहर के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, और ये लोग जो खेती करते थे, क्योंकि ये लोग एक ही जगह पर निवास करते थे तो कहीं ना कहीं भूमि की उर्वरा शक्ति लगातार खेती करने से कम होती, लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता बसी हुई थी वो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे थी और हर वर्ष बाढ़ आती थी और वो अपने साथ नई मिट्टी लाती थी जो उपजाऊ होती थी, और जब बाढ़ का पानी उतरता था तो उसी मिट्टी में ये लोग कृषि करते थे। ठीक है, अब ये लोग किन किन फसलों की बुआई करते थे, तो देखा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में 9 प्रकार के फसलों की पहचान की गई है और उसके अवशेष मिले हैं। ठीक है, जिसमें आपके प्रमुख रूप से हैं चावल, गेहूं, जौ, खरबूज, तरबूज। ठीक है, और धान की भी खेती के साक्ष्य मिले हैं। अब धान की खेती के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो आप लोग देखेंगे कि लोथल, रंगपुर, हड़प्पा, सुरकोटदा और सुर्तगोई से मिले हुए हैं। ठीक है, अब जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस अन्न या सब्जी के उत्पादन से संबंध या जानकारी नहीं थी उनको, तो इसका आप लोग याद रखेंगे कि रागी एवं ईख या गन्ने की खेती से वो लोग क्या थे, अपरिचित थे। ठीक है, अब सर्वप्रथम जो कपास उगाने का श्रेय दिया जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। ठीक है, अब ये लोग पशुपालन भी करते थे, तो अगर हम लोग पशुपालन में देखें तो ये लोग बैल, गाय, भेड़, बकरी, सूअर आदि पालते थे, लेकिन जो गाय है उसके पुरातात्विक साक्ष्य वहाँ से मिले नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जो सर्वाधिक मात्रा में जो मृण मूर्तियाँ मिली हैं या फिर जो मोहरें मिली हैं उस पर कुबड़ वाले बैल का सबसे ज़्यादा अंकन हुआ है। ठीक है, घोड़े का अस्थिपंजर यहाँ से मिलता है सुरकोटदा से, लेकिन ये एक अपवाद है। वो लोग कहीं ना कहीं घोड़े की जानकारी से उनको घोड़े की जानकारी नहीं थी। ठीक है, गुजरात के लोग जो है हाथी पालन करते थे, और एक राना गुंडई नामक एक स्थल है वहाँ से भी घोड़े का दांत प्राप्त होता है, लेकिन इतिहासकार इस बात से एकमत हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनको घोड़े के प्रयोग का ज्ञान नहीं था,
घोड़े का प्रयोग जो सबसे पहले किया वो ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक लोगों ने किया, ठीक है, आर्यों ने किया। शिल्प और कला के क्षेत्र से भी हड़प्पा सभ्यता के लोग संबंधित थे, ठीक है, और धातु विज्ञान के बारे में भी इनको जानकारी थी। जैसे आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में आपके चनहुदड़ो, लोथल और बनावली, यहाँ से जो है मनके बनाने के कारखाने मिल रहे हैं। ये लोग चाक के, कुम्हार की चाक के प्रयोग से परिचित थे। आप लोग देखेंगे कि ये लाल और गुलाबी कलर के जो है, लाल और काले रंग के मृदभांड का प्रयोग करते थे। इसके अलावा ये धातु विज्ञान से भी परिचित थे, क्योंकि तांबे और टीन को मिला के कांसा बनता था, और ये जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है। तो ये लोग कहीं ना कहीं धातु विज्ञान से परिचित थे, और जो कांसा बनाते थे उसमें तांबे और टीन का जो अनुपात होता था वो 1:9 का होता था, ठीक है। यहाँ पर कांसे के औजार मिले तो हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में मिले हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे बहुतायत पत्थर के उपकरण ही मिलते हैं। अब जब हम इनके व्यापार की बात करते हैं कि इनका व्यापार कहाँ तक फैला हुआ था, तो आप लोग देखेंगे कि लोथल से एक फारस की मुहर प्राप्त होती है। तो इससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि इनका जो व्यापार है वो पश्चिम एशिया में कहीं ना कहीं ईरान तक या मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता और मिस्र तक फैला हुआ था, ठीक है। इसी तरह एक सुमेरियन लेख है, उससे ज्ञात होता है कि जो मेलुहा, जिसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से किया जाता है, का व्यापार जो है सुमेरियन सभ्यता के लोगों से था, और वो उसका माध्यम था वस्तु विनिमय, ठीक है। और यहाँ से जो कई प्रकार की मुहरें मिली हैं, उनकी जो बनावट है वो जो मेसोपोटामिया से मुहर मिली हुई है उनसे मिलती जुलती है, और मेसोपोटामिया में भी सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी मुहरें मिली हुई हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इनका आपस में वाणिज्यिक संबंध था, ठीक है। और ये जो व्यापार करते थे, इसमें जो दो प्रमुख स्थान थे वो बिचौलिए का काम करते थे। वो दो स्थान जो आपके थे, एक दिलमुन था जिसको आज का बहरीन कहते हैं, और एक माकन। इसका समीकरण इतिहासकारों ने ओमान से लगाया है, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता और पश्चिम एशिया में जो स्थित सभ्यताएं थी उनके बीच जो है बिचौलिए का कार्य करते थे। अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो माप तौल था उसका मानक क्या था। तो आप लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में दशमलव प्रणाली पर आधारित तौल की इकाई मिलती है, जो 16 के अनुपात में थी, ठीक है। बाइनरी पद्धति पर आधारित भी एक जिसको न्यूनतम भारों को मापने के लिए बाइनरी पद्धति पर आधारित एक अनुपात था, जो 1 संबंधी, 2 संबंधी, 4 संबंधी, 8 ऐसे करके बाइनरी सिस्टम पे चलता था। और जो बड़े वजन थे उनको मापने के लिए दशमलव प्रणाली पर आधारित एक तौल की इकाई हुआ करती थी, ठीक है, जो 16 के अनुपात में थी। इसके अलावा वो लोग लंबाई को मापने के लिए आप लोग देखेंगे कि लोथल से जो है आपके हाथी दांत की स्केल मिली हुई है, और मोहनजोदड़ो से सीपी की स्केल मिली हुई है। तो इससे पता चलता है कि इनको लंबाई मापने और वजन को मापने का जो है पर्याप्त ज्ञान था, ठीक है। अब इनकी जो लिपि थी, इनकी लिपि जो है भाव चित्रात्मक थी, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। और इसमें जो चिन्ह है टोटल 52 चिन्ह है, और 250 से लेकर 400 तक चित्राक्षर है, ठीक है। लेकिन इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है, और जिस चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है वो चिन्ह है मछली का। भाव चित्रात्मक का मतलब होता है पिक्टोग्राफिक, और ये जो भाषा है ये आपके दाएं से बाएं की ओर लिखी गई है। एक तरह से इसको ब्रुस्टोफेडन शैली में लिखा गया है। और जो सबसे प्राचीन सैंधव लिपि का नमूना है वो 1853 में कनिंघम ने प्राप्त किया था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से टोटल 2000 से ज्यादा मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिनमें जो सर्वाधिक संख्या में
मुहर प्राप्त हुई हैं वो आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, लेकिन जो लेखयुक्त सर्वाधिक मुहर हैं वो आपके हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ठीक है, और यहाँ की जो मुहर है उन पे जो सर्वाधिक चिन्ह जो अंकित है वो आप देखेंगे कि पीपल और बिना कुबड़ वाले बैल और एक श्रृंगी पशु के सर्वाधिक मात्रा में जो है चिन्ह मिले हैं इन मुहरों पे। ठीक है, और ये जो मुहर है वो सेल खड़ी की बनी हुई है और इनका जो आकार है आयताकार, वर्गाकार और बेलनाकार है, लेकिन जो सर्वाधिक प्रचलित आकार है वो आपका वर्गाकार है जिसकी चारों भुजाएं क्या है, सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर टेराकोटा कला का भी साक्ष्य मिलता है। यहाँ पर मिट्टी की बनी आग में पकाई गई मूर्तियाँ मिलती हैं और जिनको चिकोटी पद्धति से बनाया गया, मतलब उसको कोई भी एक धुआं लिया गया और उसको अपने उंगलियों का प्रयोग करके उसको एक शेप देने का प्रयास किया गया है। ठीक है, जिनका प्रयोग जो होता रहा होगा वो कहीं ना कहीं खिलौने और पूजा करने के लिए होता रहा होगा, एक देवी का रूप देकर या जो भी उनकी मान्यता रही हो, कोई ना कोई एक आकार देकर उसको उसकी पूजा की जाती रही होगी या फिर उसका प्रयोग जो है खिलौने के रूप में होता रहा होगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मृण मूर्तियाँ बनी हैं वहाँ पे टेराकोटा के माध्यम से वो कुबड़दार वृषभ की है और पक्षियों में गौरैया की है। ठीक है, गाय की न मृण मूर्ति मिलती है वहाँ पे और ना उसकी आकृति जो है मुहरों पे मिलती है। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता से कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनके अवशेष नहीं मिले हैं, वो आप देख लेते हैं। यहाँ से नहरों द्वारा सिंचाई के अवशेष नहीं मिले हैं, सुरतगोई को छोड़ के कहीं से भी नदी उपासना का साक्ष्य नहीं मिलता, मंदिर, सिंह और लोहा का साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब 1800 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन होने लगा है। ठीक है, ये सभ्यता वापस से नगरीय सभ्यता से ग्रामीण और ताम्रपाषाणिक सभ्यता की तरफ में परिवर्तित होने लगी है। ठीक है, तो यहाँ पे कई जो उत्तर हड़प्पा कालीन जो समय है उसमें कई सारी संस्कृतियाँ पनप रही हैं, जैसे आपकी एक जो है झूकर झांगर संस्कृति है, कब्रिस्तान यक्ष संस्कृति है जो कि बहावलपुर में विकसित हो रही है। इसके अलावा पेशावर में गांधार कब्र संस्कृति। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हो सकता है नया भी हो, वो है कि मालिक के साथ घोड़े को दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो एक उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है कटेलाई। ठीक है, जो कि गांधार कब्र संस्कृति से संबंधित है। कटेलाई से जो है मालिक के साथ घोड़े को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, अब जो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ इसको लेके भी इतिहासकारों का अपना एक अलग अलग मत है जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो आर्यों के आक्रमण से इसके पतन की बात होती है, उस मत का जो समर्थन करते हैं या प्रतिपादक हैं उसमें आपके गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, राम प्रसाद चंद्रा और पिगट। ठीक है, और बाढ़, चूँकि नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी तो इसको एक जेन्युइन कारण माना जा सकता है कि हो सकता है कि बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया हो। लेकिन बाढ़ कुछ एक क्षेत्र में आ सकती है। हड़प्पा सभ्यता जो कि उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दयामाबाद, आपके पश्चिम में सुतका गेंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीर तक फैली थी, हर जगह बाढ़ का प्रकोप नहीं हो सकता था। तो ये मत भी कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति प्रतीत होता है। लेकिन जो बाढ़ के कारण इसके पतन की बात करते हैं उसमें आपके जो है एस.आर. राव, जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके हैं। ठीक है, अब सिंधु नदी के मार्ग बदलने से इस सभ्यता का पतन हो गया। इस मत के जो समर्थक हैं वो एच.टी. लैम्ब्रिक, माधव स्वरूप वस्त और डेल्स हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे एक मान्य मत है कि कहीं ना कहीं जो है पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो गया इन क्षेत्रों में, जिसकी वजह से इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। तो जो इस मत के प्रतिपादक हैं पारिस्थितिकी असंतुलन के, उसमें फेयर सर्विस, रफीक मुगल और बीके थापर। ठीक है, इसके अलावा घग्गर हाकरा नदी के क्षेत्र में सूखा पड़ने को जो रीजन मानते हैं उसमें आपके धर्मपाल अग्रवाल और रफीक मुगल हैं। ठीक है, और भूकंप को जो कारण मानते हैं उसमें M.R. साहनी, रॉबर्ट राइक्स
एवं डेल्स, ठीक है, ये लोग हैं। तो ये कुछ इतिहासकार हैं जो हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित अपने विचार व्यक्त करते हैं। हालांकि इतिहासकार आपस में हड़प्पा सभ्यता के पतन पर एकमत नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक जीवन कैसे था और हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ। उत्तर हड़प्पा कालीन जो समय है उसमें कैसे एक नगरीय सभ्यता वापस से ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गई। अगली क्लास में हम लोग जो है वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।